जितने भी लोग हैं, मैं सुबह से सभी को सुन रही हूँ और जितने भी वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं, मुख्य अतिथि महोदय और कॉलेज के प्राचार्य महोदय, इस कार्यक्रम के संयोजक, संरक्षक, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे भी इस संगोष्ठी में आमंत्रित किया और महिलाओं के विधिक अधिकार और उसकी सामाजिक चेतना के बारे में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। और बोलने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, मैं इस विषय की कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर एक महिला होने के नाते और मेरा जो पिछले 4 दशकों का अपना अनुभव है और अपनी लर्निंग है, वो मैं आपके साथ साझा कर सकती हूँ। और मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन इसके लिए बनाया है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। क्या आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके। सो मैं कोशिश करूंगी कि आज हम जिन भी विषय के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बहुत सारे उप विषय भी दिए गए हैं। तो मैंने इस डिस्कशन और फोकस का एक थोड़ा सा फॉर्मेट बनाया है कि हम हर एक सब टॉपिक के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करेंगे और उसके बाद उससे संबंधित जो भी आंकड़े उपस्थित हैं उनको देखेंगे और लेटर ऑन वी विल लुक एट द वे फॉरवर्ड और आगे हम इसका क्या समाधान सोच सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर देखा जाए पिछले कई दशकों से अगर महिला उत्पीड़न को रोकने के कानून के बारे में बात की जाए, और इनफैक्ट मैं सुबह से सभी को सुन रही हूँ और सभी लोगों ने, इनफैक्ट मुझे बहुत सारे कानून के बारे में पता नहीं था, जो मुख्य अतिथि महोदय ने बताया, डॉक्टर पल्लवी ने बताया, तो मुझे लगता है कि उन सब कानूनों की एक बाढ़ सी आ गई है। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें, क्योंकि मेरा मेन फोकस ये है कि मैंने ये देखने की कोशिश की कि वास्तविक स्थिति क्या है, कि आंकड़े हमें क्या बताते हैं, तो मुझे लगता है कि कहानी कुछ और ही है। तो पहले सब टॉपिक से शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट सब टॉपिक विच इज बीइंग गिवन इज डोमेस्टिक वायलेंस और घरेलू हिंसा, और इसके बारे में काफी डिटेल में डॉक्टर पल्लवी ने बात की। तो मैं उनकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो ये सिर्फ शारीरिक हिंसा की बात नहीं है, हम मानसिक और भावनात्मक हिंसा जो है उसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। इससे जुड़े कानून भी बने, जो उन्होंने बात की कि 2005 में एक कानून आया, उसको मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि उसकी जो मौजूदा प्रक्रिया है वो इतनी पेचीदा है कि स्त्री एक बार घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद जब इस प्रोसीजर के अंदर जाती है तो उसको और मानसिक तनाव होता है, और उसी वजह से वो कभी भी इन टाइप की शिकायतों को लेकर जो है वो जाना भी नहीं चाहती हैं। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने घर में देखिए, जो आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, खासकर जो महिलाएं काम करती हैं। मेरी एक मित्र हैं, वो मुझे बता रही थी कि उनकी जो काम वाली है वो उनसे वेतन नहीं लेती है। वो कहती है कि जिस दिन आप मुझे वेतन दे देंगी, मेरा पति घर जाते ही मुझसे वेतन पूरा ले लेगा। तो ये केवल उनकी स्थिति नहीं है, डॉक्टर साहब ने भी बीच में बताया था कि बल्कि जो संभ्रांत वर्ग की महिलाएं हैं वो भी इस प्रकार की समस्याओं, उनको इस तरीके की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। दूसरा उपविषय जो क्रूएलिटी और डाउरी किलिंग के बारे में है, ये बात करता है दहेज संबंधित उत्पीड़न से। और मैं अगर अपनी बात करूं तो बचपन से मुझे लगता है कि पता नहीं कितने सरकारी दफ्तरों में और शायद हमारे स्कूलों में भी मैंने दीवार पे ये लिखा दिखा कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। और ये पढ़ते हुए मैं बड़ी हुई और बड़ी कंफ्यूज रही, क्योंकि इसका पालन होते हुए तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और अब जैसे मैं जानती हूँ कि धारा 304B के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध है, और बल्कि दहेज स्त्री धन है, और उस स्त्री धन पे ससुराल पक्ष का कोई भी हक नहीं बनता है। लेकिन अगर फिर वही मैं आंकड़ों की बात करूं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो लेटेस्ट आंकड़ा मैंने अभी देखा कि एक दिन में 21 के आसपास जो है डाउरी किलिंग जो है वो अभी भी इंडिया में प्रिवेल करती है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पिछड़े क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। आप देखिए, मैंने एक आर्टिकल में से देखा तो ये डेटा जो आप देख रहे हैं ये बैंगलोर का डेटा है। 2019 में 739 केसेस थे दहेज के, जिसमें से कि 52 डेथ्स भी थी। और 2020 का आंकड़ा जो सिर्फ 3 महीने का आंकड़ा है, आप देख सकते हैं कि 17 केसेस उसमें भी रिपोर्टेड हैं। यही हाल
मोहाली का है। अगर आप डिफरेंट क्राइम्स देखें विमेंस के अगेंस्ट तो आप देखेंगे कि वो तो चंडीगढ़ के बगल में जगह है, वो भी काफी डेवलप्ड एरिया है, पर वहां पर भी वही देखने को मिला। और अगर आप ओवरऑल स्टैट्स देखें, द क्राइम्स व्हिच आर हैपनिंग अगेंस्ट वुमेन, दे आर ऑन राइज। 2015 से लेके 2017 तक का आंकड़ा जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है, वो सब में आंकड़े यही बता रहे हैं कि लगातार उन पर जो है उनमें बढ़ोतरी हो रही है। जो अगला उप विषय है ये बहुत ही अहम है मुझे लगता है, क्योंकि ये महिलाओं की छवि के बारे में बात करता है। और अभी डॉक्टर सतीश बात कर रहे थे कि आप विज्ञापन देखिए कि उसमें किस तरीके की जो है तरह से विमेन जो है वो प्रोजेक्ट की जाती हैं। मैं तो कहती हूँ आप अपने आसपास विज्ञापन के अलावा अपने व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स पढ़िए, उसमें से आधे से ज्यादा जो चुटकुले हैं वो वाइफ्स पे होते हैं और विज्ञापन तो है ही, और हर जगह आप देखिए महिलाओं को एक वस्तु की तरह या प्रमोट किया जाता है, या तो वो हंसने की वस्तु है या वो इस्तेमाल की वस्तु है। और ये इतने सटल तरीके से होता है कि आपके घर के जो बच्चे हैं हम रियलाइज नहीं करते हैं कि वो हमें सुन रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। तो धीरे धीरे हम अपनी इस सोच को धीरे धीरे उन बच्चों में भी ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर डेटा की बात करिए, मैं देख रही थी कि इंटरनेट पे इतनी चीजें अवेलेबल हैं, और इंटरनेट का जो 4% जो कंटेंट है इट इज पोर्नोग्राफी। एंड इफ यू लुक एट दी ऑल दीज जो सस्ता डेटा पैक की जो आजकल बात करें तो वो तो हर एक के पास है, सब्जी वाला, रिक्शे वाला, एवरीबडी इज एंजॉयिंग दैट डेटा। व्हाट डू यू थिंक दे आर डूइंग विद दिस डेटा? So I think we need to really think about it. The other aspect which I want to talk about is human trafficking. अगर आप इस समय विश्व में बहुत ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग खत्म हो गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग विद इन इंडिया भी होती है, इंटरनेशनली भी होती है, और उसमें से 71% ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी भी महिलाओं के लिए होती है। चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर की तरह ले जाई जा रही हूँ, चाहे वो सेक्सुअल वर्कर की तरह ले जाई जा रही हूँ। और इसी सिलसिले में मैं आपको एक बहुत ही लेटेस्ट केस के बारे में बात करना चाहती हूँ। दिल्ली के कुछ संभ्रांत स्कूलों के बच्चे जो कि क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक चैट रूम बनाया बॉयज लॉकर रूम नाम से, और वो अपने ही उम्र की करीब 13 से 15 साल की बच्चियों की तस्वीरें उसमें लगाकर और बहुत ही डेरोगेटरी टाइप की बातें उनके लिए कर रहे थे। तो बात यह है कि जब बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि जो हम एडल्ट्स हैं हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हम उनके आसपास आखिर ऐसी क्या चीजें उनको सप्लाई कर रहे हैं या उनको सटली बता रहे हैं कि उनकी इतनी हिम्मत है कि वो आपस में चैट रूम बनाकर और अपने ही साथ पढ़ने वाली लड़कियों के बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक्चुअली बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करने की इसमें जरूरत है। वही हाल इनहेरिटेंस का है। आई थिंक इस पे काफी लंबी बातचीत हो चुकी है कि अब जो है 1956 का जो एक्ट था वो तो बिल्कुल ही अगेंस्ट था विमेन के। 2005 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बाद भी महिलाएं अभी भी जो है इसमें बहुत सारे मुकदमों में हैं और उनको संपत्ति का अधिकार नहीं इतनी आसानी से मिल रहा है। रही बात अगले उपविषय की, तो मैं यहाँ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी कि देखिए विश्व में कुल 195 कंट्रीज हैं और उसमें इंडिया जो है वो पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पे है। और यहाँ मैंने एक CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक से 2016 का डेटा देखने की कोशिश की। ये जो सूची आपको दिखाई दे रही है ये उन देशों की है जो स्क्यूड सेक्स रेशियो यानी कि बहुत ही जिसे कहना चाहिए बहुत ही बुरे लिंग अनुपात वाले देशों की सूची है। और आप देख सकते हैं कि इसमें इंडिया इस समय नंबर 4 पर है, जहां पर प्रति 100 फीमेल 112 मेल हैं। और जो लेटेस्ट डेटा मैंने अभी लास्ट चेक किया तो 108 है, तो डेफिनेटली स्थिति थोड़ी बेटर हुई है। लेकिन अभी भी हम सेक्स रेशियो अगर देखें उसके बारे में भी बहुत सारे कानून हैं और मुख्य अतिथि साहब ने बताया भी था हमें कि आप लिंग जांच नहीं करवा सकते। पर क्वेश्चन ये है कि कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। उसी तरीके से जब हम बेटी बचाओ की बात करते हैं तो उसके सिर्फ कहने मात्र से कुछ नहीं होता। अगर कहने से ही बेटी बच जाती तो फिर हमारा देश तो आदर्श समाज होता। जो लास्ट उपविषय है जो कि विमेन लेबर की बात करता है, जिसमें कि समान कार्य के लिए समान वेतन के कानून की बात हो रही है,
तो उस सिलसिले में मैं आपको ये दोनों चित्र दिखाना चाहती हूँ। ये कम से कम ये चित्र आपको दिखा रहा है कि पिछले 70-80 सालों में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, औरतें आज भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो आज भी अपने समान अधिकारों की मांग कर रही हैं। तो और खास बात यह है कि जब हम वेतन की या इस तरीके की सुविधाओं की बात करते हैं, जैसे कि मैटरनिटी लीव जो है वो 90 डेज से बढ़ाकर 135 डेज कर दी गई है, तो वो जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें वो फॉलो होगा, लेकिन जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। और सबसे बुरी स्थिति आप समझ लीजिए वो है डेली वेजेस वर्कर की। रिसर्च करने के दौरान मुझे ये आंकड़ा सामने आया जिसमें कि सुसाइड रेट्स के बारे में बात थी, और मैंने देखा कि सबसे ज्यादा सुसाइड रेट जो है वो डेली वेज अर्नर का है विमेंस में। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बुरी स्थिति स्त्री की सिर्फ ये हो सकती है कि एक तो उसके पास कोई पढ़ाई लिखाई ना हो, और फिर उसमें इस तरीके का दिहाड़ी वाला कार्य उसके पास हो। तो उससे बुरी स्थिति में वो और क्या हो सकती है कि उसके बाद उसका और भी शोषण किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें महिलाओं की आर्थिक स्थिति पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और उसका एक ही तरीका है कि हमें भारत की हर बेटी को शिक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो शिक्षित होगी तो वो अपने अधिकारों के प्रति सजग भी होगी। यहाँ अगर आप एक न्यूज आइटम देखिए कि 2017 सॉ नियरली 4 women being raped Delhi in हरियाणा। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप सेक्स रेशियो देखेंगे तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि लोएस्ट सेक्स रेशियो है, 726 गर्ल्स अगेंस्ट पर 1000 मेल्स, और उसका रिजल्ट आपके ठीक सामने। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और अगर हम सभी चीजों को एक होलिस्टिक व्यू के साथ देखेंगे और अपने अंदर बदलाव लाएंगे, तभी हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं। नई चीज ये है कि मुझे लगता है हमारे समाज में जो महिलाओं की गिरती स्थिति है, जो एक आने वाले सामाजिक संकट की ओर तो इशारा कर ही रही है, और मुझे लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए। अगर आप अभी देखें तो रोज जिस तरीके के प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो मी टू मूवमेंट हो, जो कि इंटरनेशनली इतना वायरल हो गया, महिलाएं धीरे धीरे मुझे लगता है खुद ही अपने सशक्तिकरण के बागडोर भविष्य में जो है वो संभाल लेंगी। बात यह है कि हमने अपनी बेटियों को तो बेटों की तरह बड़ा करना शुरू कर दिया, लेकिन अपने बेटों को ये ट्रेनिंग नहीं दी कि जो लड़की इस तरीके से बड़ी की गई है और बहुत खुले मानसिकता के साथ बड़ी की गई है, आपको उसके साथ रहना कैसे है। तो जरूरत यह है कि अगर हम अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें अपने बेटों के अंदर नारी के प्रति सम्मान भाव को जगाना पड़ेगा, और ये सबसे पहले शुरू होता है हमारे व्यवहार से जो हम अपने घरों में करते हैं। और जरूरी ये है कि समाज में जागरूकता पैदा की जाए, उसी तरीके से इसको समाप्त किया जा सकता है। तो सैद्धांतिक रूप से आप चाहे जितने भी कानून बना लें, अगर आप उसका व्यवहारिक अनुपालन नहीं करते हैं तो इस तरीके से आप उसको किसी भी तरीके से उसको फर्दर आगे नहीं ले जा सकते। और अंत में मैं आपको एक सिर्फ क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहूंगी, आप सभी लोग इस बात पे रिफ्लेक्ट करिए कि जब भी हम आदर्श नारी की बात करते हैं, खासकर भारत में बात करते हैं, तो हम हमेशा सीता को ही आदर्श नारी कहते हैं। वो सीता हो सकती है लेकिन वो बुद्ध नहीं हो सकती। सीता जो कि घर लौटती है तो उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, और बुद्ध जो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर एक सोते हुए बच्चे को छोड़कर चले गए, जब वो वापस लौटते हैं तो उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी कि हम ये समझें कि हमें जो है वो नारी को भी बुद्ध होने का मौका जो है वो देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये मेरा ओपिनियन है जो भी मैंने आपसे अभी कहा, और आई होप कि आप उस पर कुछ रिफ्लेक्ट कर पाए होंगे और आप अपनी कुछ चीजों से अपने आप को रिलेट कर पाए होंगे। And thank you very much for giving me this opportunity. Once again, I congratulate you for this entire organization, and thank you once again. Thank you, Manisha ji.